हे गाइस, हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। सो एज़ यू ऑल नो कि हमने एचपी टेट में साइकोलॉजी सेक्शन की प्रिपरेशन के लिए साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज़ शुरू की है और ये वीडियो इस सीरीज़ का पार्ट नंबर 8 है। और अभी तक अगर आपने बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से वो देख सकते हो। ओके, सो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो विद क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ Children often learn by watching television. This type of learning is called. तो देखो इस क्वेश्चन में आपसे सीधे सीधे पूछा है कि जो बच्चे होते हैं वो अक्सर जो होते हैं वो टेलीविज़न जो होता है उस पर चीज़ों को देख के सीखते हैं। तो इस तरह की लर्निंग को आप क्या कहते हैं हम? क्या इसे लॉ ऑफ इफेक्ट कहते हैं, ऑब्जर्वेशन लर्निंग कहते हैं, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट कहते हैं या फिर रेसिप्रोकल डिटर्मिनेशन कहते हैं? तो इनमें से क्या आंसर आएगा? तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ ऑब्जर्वेशन लर्निंग। सो ऑब्जर्वेशन लर्निंग क्या होती है? ऑब्जर्वेशन लर्निंग एक तरह की प्रोसेस है जिसमें जो नॉलेज होता है एक्वायर करते हैं हम दूसरों को मतलब बाय वॉचिंग अदर्स, दूसरों को देख के, या फिर आप कह सकते हो कि जैसे बच्चे होते हैं वो अक्सर जो होता है वो टेलीविज़न वो ज़्यादा देखते हैं, है ना? तो क्या करते हैं वो जो टेलीविज़न पे वो देख रहे होते हैं उनको वो ऑब्जर्व करते हैं, देन उनके बिहेवियर को वो इमिटेट करते हैं। इस तरह से वो टेलीविज़न को जो देख के वो सीखते हैं, उस तरह की लर्निंग को क्या करते हैं कहते हैं ऑब्जर्वेशन लर्निंग कहते हैं। वो दूसरों को ऑब्जर्व करके जो वो टेलीविज़न पे चीज़ें देख रहे होते हैं उन चीज़ों को वो ऑब्जर्व करके उस बिहेवियर को इमिटेट करते हैं वो, ठीक है? उस चीज़ से वो सीखते हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका ऑब्जर्वेशन लर्निंग। नाउ नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज़ द concept of object permanence is attained during Piaget's dash stage of डेवलपमेंट। तो जो ऑब्जेक्ट परमानेंस की मतलब बच्चे को पता होगा कि कोई चीज़ है वो एग्जिस्ट करती है, चाहे आप उस चीज़ को कहीं फिर छुपा दो। तो वो ये कॉन्सेप्ट जो है वो बच्चे को किस एज में समझ में आ जाता है, डेवलपमेंट में कौन सी स्टेज में समझ आता है? प्री ऑपरेशनल में, कंक्रीट ऑपरेशनल में, फॉर्मल ऑपरेशनल में या फिर सेंसरी मोटर में? तो देखो सबसे पहले तो जो पियाजे हैं इन्होंने थ्योरी दी थी आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, है ना? और कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी में इन्होंने 4 स्टेजेस दी थी डेवलपमेंट की, 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो कौन कौन सी थी? वो थी आपकी जो ये स्टेजेस दी हुई हैं, और इनका सीक्वेंस जो आता है वो मैंने आपको करवाया था पहले भी, कि सबसे पहले आती है आपकी सेंसरी मोटर स्टेज, देन प्री ऑपरेशनल स्टेज, देन कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, देन फोर्थ वन इज़ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो अब क्वेश्चन में पूछा कि पियाजे की वो कौन सी स्टेज है जिसमें बच्चे को ऑब्जेक्ट परमानेंस का कॉन्सेप्ट आ रहा है? सो ये आता है बच्चे को सेंसरी मोटर स्टेज में। तो बच्चा समझ आता है कि उस जैसे कि बच्चे का कोई खिलौना है, अगर आप उस खिलौने को कहीं छुपा भी दोगे, कोई टॉय है उसे कहीं छुपा भी दोगे, तब भी बच्चे को पता होगा कि हाँ वो टॉय है मेरा, वो एग्जिस्ट करता है ना? तो ये कॉन्सेप्ट बच्चे को आ जाता है सेंसरी मोटर स्टेज में। और सेंसरी मोटर स्टेज कौन सी होती है? बिटवीन 0 to 2 ईयर्स ऑफ एज। इसमें बच्चा सेंसेस के थ्रू सीखता है। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, विच इज़ नॉट द प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग। तो इनमें से कौन सा जो है वो प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग नहीं है? तो वो बताना है हमें इस क्वेश्चन में। सो देखो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, तो सबसे पहले तो लॉज ऑफ लर्निंग। तो लॉज ऑफ लर्निंग किसने दिए हैं? तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है। तो देखो जो लॉज ऑफ लर्निंग है ये दिए हैं थॉर्नडाई ने। थॉर्नडाई ने लॉज ऑफ लर्निंग दिए थे। इन्होंने लर्निंग के 3 लॉज दिए थे, और वो कौन कौन से आ जाते हैं? तो ये लॉ आ जाते हैं आपके लॉ ऑफ एक्सरसाइज, है ना? और जो सेकंड पे आता है वो आता है आपका लॉ ऑफ रेडीनेस, देन थर्ड पे आ जाता है लॉ ऑफ इफेक्ट। तो आप देखो यहाँ पे ये दिए हुए हैं आपके, थॉर्नडाई ने 3 लॉ दिए थे लर्निंग की। सो इसमें आ जाता है एक लॉ ऑफ एक्सरसाइज, देन लॉ ऑफ रेडीनेस, देन लॉ ऑफ इफेक्ट। तो अब इजीली आप आंसर कर सकते हो कि इनमें से कौन सा लर्निंग का लॉ नहीं है। तो देख लो, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, दिस इज़ नॉट द प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग। ओके,
और ये जो लॉज दिए थे थोड़ा थोड़ा इनके बारे में भी देख लेते हैं। तो जो लॉ ऑफ एक्सरसाइज है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि ये बेस्ड है आपका प्रैक्टिस या फिर ड्रिल पे, कि आप जितना ज़्यादा किस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे, ड्रिल करोगे, उतना ही ज़्यादा आप उस चीज़ को सीखोगे। देन आता है आपका लॉ ऑफ रेडीनेस। तो लॉ ऑफ रेडीनेस क्या है, इट रेफर्स टू द डिग्री ऑफ ईगरनेस, कि आप कितने ईगर हो किसी चीज़ को, कुछ नया सीखने के लिए, किसी चीज़ को जानने के लिए, तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस। देन आता है आपका लॉ ऑफ इफेक्ट। तो लॉ ऑफ इफेक्ट जो होता है वो आपका बेस्ड है मोटिवेशन पे और इन्फोर्समेंट पे। ओके, टू मेक द लर्निंग एक्सपीरियंस प्लेजेंट, की जिससे जो है वो आपका लर्निंग का एक्सपीरियंस अच्छा बने। सो 3 लॉज आगे लर्निंग के, ये आपने ध्यान में रखने हैं। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर सी। जो लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी है वो लर्निंग का लॉ, प्राइमरी लॉ नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। A process of helping the individual to discover his own talent and to find his place is called। तो क्या पूछा है क्वेश्चन में कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या कर रहे हैं आप, दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, जिस वजह से वो खुद को जान पाए, अपने टैलेंट को पहचान पाए और एक खुद का एक प्लेस बना पाए, उस खुद के प्लेस को पहचान पाए, उस चीज़ को क्या कहते हैं, एजुकेशन कहते हैं, लर्निंग कहते हैं, गाइडेंस कहते हैं, या इनमें से कुछ भी नहीं, नन ऑफ दिस। सो देखो इस चीज़ का आंसर आ जाएगा आपका गाइडेंस। गाइडेंस तो क्या होती है गाइडेंस? गाइडेंस रेफर्स टू द एक्ट ऑफ असिस्टिंग समवन इन अंडरस्टैंडिंग देमसेल्व्स। तो गाइडेंस एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हम दूसरे को हेल्प करते हैं कि वो अपनी खुद को, अपने आप को वो समझ पाए, वो अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में, अपनी पोटेंशियल के बारे में, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में वो जान पाए, और हम दूसरे की हेल्प करते हैं कि वो इनमें से एक अपने लिए सूटेबल पाथ जो है वो, एक रास्ता जो है वो चुन पाए। तो इस चीज़ को कहते हैं गाइडेंस। तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था, क्या पूछा था, ए प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग द इंडिविजुअल टू डिस्कवर हिज ओन टैलेंट, कि जिससे वो अपना टैलेंट डिस्कवर कर रहा है, एंड टू फाइंड हिज प्लेस, दैट इज कॉल्ड गाइडेंस। गाइडेंस कहते हैं इसे। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, हु इज़ द फादर ऑफ साइको एनालिसिस। तो साइको एनालिसिस के फादर कौन हैं? तो देखो जो थ्योरी है साइको एनालिसिस की, वो थ्योरी दी है सिगमंड फ्रॉइड ने। तो इसलिए सिगमंड फ्रॉइड जो हैं वो आपके फादर हैं साइको एनालिसिस के। और इस थ्योरी में क्या कहा था उन्होंने? इन्होंने बोला था, इन्होंने बात की थी आपकी ईगो, फिर किसके बारे में, सुपर ईगो, इनके बारे में बात की थी, सुपर ईगो इनके बारे में बात की थी सिगमंड फ्रॉइड ने। और ईद के बारे में क्या बोला था कि ये प्लेजर प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। फिर ईगो क्या होता है? ईगो होता है आपका जो ईद और सुपर ईगो को कंट्रोल करता है, इनके बीच में एक बैलेंस क्रिएट करता है, वो ईगो करता है आपका। देन सुपर ईगो क्या है? सुपर ईगो होता है जो नैतिक अनैतिक के बीच एक डिफरेंस क्रिएट करता है, अच्छा बुरा, उसके बारे में बताता है, दैट इज़ सुपर ईगो। तो साइकोएनालिसिस के फादर कौन आगे? सिगमंड फ्रॉइड। और अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें तो जो चार्ल्स डार्विन है, तो डार्विन ने आपकी थ्योरी दी थी इवोल्यूशन की। इवोल्यूशन की थ्योरी किसने दी थी? चार्ल्स डार्विन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज हेरिडिटी इज द डैश कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स गिवन ऑप्शंस में से फिल करना है। तो देखो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो स्टेटमेंट ये बन जाएगी आपकी, हेरिडिटी इज़ दी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या मतलब हुआ इसका? इसका इट मीन्स कि मतलब हेरिडिटी जो है, हेरिडिटी में क्या होता है, जीन्स या फिर जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होता है किस में, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, यानी कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, जो पेरेंट्स हैं उनसे बच्चों में जो है वो जीन्स या जेनेटिक मटेरियल जो है वो ट्रांसफ़र होता है। तो जिससे क्या होता है कि नेक्स्ट जनरेशन जो है उनके जो करेक्टर हैं वो शेप हो सकें। तो इसलिए जो हेरिडिटी होता है वो ये जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जीन्स के साथ रिलेटेड है, जेनेटिक मटेरियल के साथ रिलेटेड है, ना कि एनवायरनमेंट, मेंटल साइकोलॉजी, इनके साथ इसका रिलेशन नहीं है। सो हेरिडिटी इज़ रिलेटेड विद जेनेटिक्स, तो जेनेटिक मटेरियल के साथ रिलेटेड है ये, इसलिए हेरिडिटी इज़ द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 में अभी क्या बोला है? सो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है लर्निंग डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल इज़ कॉल्ड। तो जो मोटर स्किल्स में लर्निंग डिसेबिलिटी होती है उसे क्या कहते हैं वो बताना है। क्या उसे डिस्पेक्सिया कहते हैं, डिसकैलकुलिया कहते हैं, डिसलेक्सिया कहते हैं, या फिर डिसफेजिया कहते हैं? तो इनमें से क्या आंसर आ जाएगा आपका, वो पूछा है। तो 1 बाय 1 हम सभी ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन में। तो देखो
सबसे जो लर्निंग आपकी डिसेबिलिटी होती है मोटर स्किल्स में, उसे कहते हैं डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो डिस्प्रेक्सिया क्या होता है? तो डिस्प्रेक्सिया जो होता है एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन होती है जो कि हमारी मोटर स्किल्स को अफेक्ट करती है, जिससे जो इंडिविजुअल होता है उसे प्लान करना, एग्जीक्यूट, जो मूवमेंट जो होती हैं उन्हें प्लान करना या फिर मूवमेंट्स को एग्जीक्यूट करना वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो जो डिस्प्रेक्सिया है ये हमारी मोटर स्किल को अफेक्ट करता है, और ये दोनों हमारी फाइन मोटर स्किल एज वेल एज ग्रॉस मोटर स्किल दोनों को इफेक्ट करता है। तो फाइन मोटर स्किल्स में आपकी क्या आ जाती हैं, जैसे कि आप लिख रहे हो या फिर अपने क्लोथ्स वगैरह उनके बटन जो है उन्हें लगाते हो, दैट इज़ योर फाइन मोटर स्किल्स, तो इससे ये भी अफेक्ट होती हैं। और ग्रॉस मोटर स्किल क्या आती है, जैसे कि आप जंप कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, तो ये भी अफेक्ट होती हैं। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं डिस्प्रेक्सिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अभी बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं सभी को, अब जब कर ही रहे हैं, क्योंकि लर्निंग जो डिसेबिलिटी है इससे के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये आपको सभी को पता होना चाहिए। सो जो डिस्कैलकुलिया है, तो डिस्कैलकुलिया क्या है? तो डिस्कैलकुलिया रिलेटेड है आपका जो मैथमेटिकल आपको कैलकुलेशन में जो प्रॉब्लम आती है, जो जिन्हें मैथमेटिकल कैलकुलेशन या फिर आप बोलो नंबर्स को समझने में दिक्कत होती है, तो वो आता है डिस्कैलकुलिया में। और डिसलेक्सिया, तो डिसलेक्सिया क्या है? ये लर्निंग डिसेबिलिटी है जिसकी वजह से क्या अफेक्ट होता है, हमारी रीडिंग या अंडरस्टैंडिंग, तो पढ़ने में प्रॉब्लम होती है या फिर अंडरस्टैंड करने में, तो उसे कहते हैं डिसलेक्सिया, कहते हैं उस लर्निंग डिसेबिलिटी को। और फिर आता है डिस्फेजिया। तो डिस्फेजिया क्या है? तो देखो डिस्फेजिया जो है ये एक लैंग्वेज डिसऑर्डर है। डिस्फेजिया इज रिलेटेड टू लैंग्वेज, ये लैंग्वेज डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है जो कम्युनिकेशन स्किल्स या फिर चीज़ों को कंप्रीहेंस यानी कि चीज़ों को समझने कंप्रीहेंड करने में इशू होते हैं, वो आता है आपका डिस्फेजिया के अंडर। तो ये हमने बाकी के ऑप्शंस भी कर लिए, तो ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। और इस क्वेश्चन का सही आंसर था आपका जो मोटर स्किल्स में लर्निंग डिसेबिलिटी होती है उसे कहते हैं डिस्प्रेक्सिया। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। सो इसमें अभी पूछा हुआ है अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द लेवल ऑफ द माइंड। तो जो सिगमंड फ्रॉइड है इनके अकॉर्डिंग माइंड का कौन सा लेवल नहीं है, इनमें से कॉन्शियस नहीं है, अनकॉन्शियस नहीं है, या फिर प्री कॉन्शियस या फिर सुपर कॉन्शियस। तो देखो हमने अभी किया कि जो सिगमंड फ्रॉइड है इन्होंने थ्योरी दी थी, कौन सी थ्योरी? साइको एनालिसिस की थ्योरी दी थी आपकी सिगमंड फ्रॉइड ने, है ना। कौन सी थ्योरी दी थी? साइको एनालिसिस की थ्योरी दी है सिगमंड फ्रॉइड ने। और जो सिगमंड फ्रॉइड है इन्होंने माइंड के 3 लेवल दिए हैं। कौन कौन से आते हैं ये आता है एक कॉन्शियस, एक आता है प्री कॉन्शियस, और एक आता है आपका अनकॉन्शियस। तो इन 3 लेवल के बारे में बात की थी उन्होंने। तो कॉन्शियस कौन सा आता है? कॉन्शियस माइंड के अंदर क्या आता है? ऐसी चीज़ें जो हमें करंट टाइम पे जिन चीज़ों के बारे में हमें पता है, जैसे कि करंट टाइम पे हमारी जो प्रेजेंट टाइम में करंट टाइम पे है जो हमारे थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, वो आते हैं आपकी कॉन्शियस माइंड के अंडर। और इसके अलावा अनकॉन्शियस माइंड की अगर हम बात करें तो अनकॉन्शियस माइंड में ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जिन्हें हम एक्सेस नहीं कर सकते ईजिली हम जिन्हें याद नहीं कर सकते, वो आती है आपकी अनकॉन्शियस माइंड में। इसमें जो आती हैं वो रिप्रेस्ड मेमोरीज होती हैं, रिप्रेस्ड थॉट्स होते हैं। और जो प्री कॉन्शियस है, प्री कॉन्शियस माइंड के अंडर आता है आपका थॉट्स या मेमोरीज जिनके बारे में हमें करंट टाइम में तो पता नहीं है, बट अगर हम अपने माइंड पे जोर डालें, याद करने की कोशिश करें, तो उस इन्फॉर्मेशन को हम याद कर सकते हैं। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो प्री कॉन्शियस माइंड में वो इन्फॉर्मेशन आती है जो कि हमारे माइंड में स्टोर्ड होती है और उसे हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो ये 3 लेवल दिए थे माइंड के, किसने? सिगमंड फ्रॉइड ने। तो सिगमंड फ्रॉइड ने बात नहीं की थी सुपर कॉन्शियस माइंड के बारे में, इसके बारे में इन्होंने कोई बात नहीं की थी। तो डी ऑप्शन विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कि जो सिगमंड फ्रॉइड हैं इन्होंने सुपर कॉन्शियस माइंड के बारे में बात नहीं की थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है? सो इसमें पूछा है अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग ए चाइल्ड पासिस थ्रू हाउ मैनी स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। तो जो कोहलबर्ग हैं इनके अकॉर्डिंग एक बच्चा मॉरल डेवलपमेंट की कितनी स्टेजेस से पास करता है? क्या वो 6 स्टेजेस से करता है, 4 से करता है, 3 से करता है, या फिर 5 से करता है? तो देखो जो कोहलबर्ग हैं इन्होंने थ्योरी दी थी, कोहलबर्ग ने थ्योरी दी थी मॉरल डेवलपमेंट की। थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इज़ गिवन बाय, ये कोहलबर्ग ने दी थी। तो इस थ्योरी में उन्होंने क्या बोला? इस थ्योरी में उन्होंने बोला 3 लेवल्स के बारे में बात की, मॉरल डेवलपमेंट के 3 लेवल बताए।
मॉरल डेवलपमेंट के 3 लेवल बताए उन्होंने। एक आता है आपका प्री कन्वेंशनल, देन कन्वेंशनल, देन आता है पोस्ट कन्वेंशनल। तो ये 3 लेवल दिए उन्होंने मॉरल डेवलपमेंट के, और हर एक लेवल में 2-2 स्टेजेस आती हैं, हर एक लेवल में 2-2 स्टेजेस। तो देखो मॉरल डेवलपमेंट के 3 लेवल दिए कोहलबर्ग ने, 3 लेवल, और हर एक लेवल जो है उसमें 2-2 स्टेजेस आती हैं। तो इस हिसाब से 2 स्टेजेस आ गई आपकी, ये 2 आ गई प्री कन्वेंशनल में, 2 ही आ गई आपकी कन्वेंशनल में, और 2 ही आ गई आपकी पोस्ट कन्वेंशनल में। तो इसलिए जो कोहलबर्ग हैं उन्होंने मॉरल डेवलपमेंट की टोटल कितनी स्टेजेस आ गई, 6 स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जो कोहलबर्ग ने उन्होंने बोला कि एक बच्चा जो है वो मॉरल डेवलपमेंट की 6 स्टेजेस से पास करेगा, 6 स्टेजेस। और अगर आपसे पूछ लिया लेवल के बारे में पूछ लिया जाए तो लेवल कितने दिए थे, 3 लेवल्स। तो साथ में ये भी आपको याद रखना है कि 6 स्टेजेस और 3 लेवल। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 6 स्टेजेस। नाउ नेक्स्ट इज नेक्स्ट में पूछा है एन आर्किटेक्ट इज़ फाउंड टू एग्जिबिट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, कि एक आर्किटेक्ट है वो इनमें से किस तरह की इंटेलिजेंस को शो करता है। क्या वो लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस शो करता है, या फिर स्पेशल इंटेलिजेंस शो करता है, या फिर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, या इनमें से कोई भी नहीं। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन जो है वो आपका है, ये क्वेश्चन आपका है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी से, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, वहाँ से ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। और इस थ्योरी के साथ साथ आपको ये पता भी होना चाहिए कि जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है, ये थ्योरी दी किसने थी ये थ्योरी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है वो दी थी किसने, ये थ्योरी दी है हॉवर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी है, गार्डनर ने दी है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, राइट। तो इस थ्योरी में गार्डनर ने क्या बोला कि जो इंटेलिजेंस होती है एक सिंगल एंटिटी नहीं है, ये जो इंटेलिजेंस जो होती है वो सिर्फ एक एंटिटी नहीं है, बल्कि इन्होंने 8 तरह की इंटेलिजेंस के बारे में बात की थी गार्डनर ने। तो अब आपसे क्वेश्चन में उनमें से एक उसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जो कि है आर्किटेक्ट। तो अब पूछा है कि आर्किटेक्ट जो है, तो ये नीचे जो टाइप्स दी हैं इनमें से किस इंटेलिजेंस के अंदर आता है वो बताना है हमें क्वेश्चन में। तो देखो इसका आंसर आ जाएगा आपका फिर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्पेशियल इंटेलिजेंस। ये ABCD हैं ऑप्शंस, ओके। तो ऑप्शन नंबर बी आ गया आपका आंसर, स्पेशियल इंटेलिजेंस। तो जो आर्किटेक्ट है वो स्पेशियल इंटेलिजेंस में आता है। अब किस तरह से, तो देखो स्पेशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, एक एबिलिटी होती है चीज़ों को विजुअलाइज या मैनिपुलेट करने की, कहाँ पे, 3 डायमेंशन में। जब 3 डायमेंशन में हम चीज़ों को विजुअलाइज कर पाते हैं, उन्हें मैनिपुलेट कर पाते हैं, तो उसे कहते हैं स्पेशियल इंटेलिजेंस। तो आर्किटेक्ट अब बिल्डिंग्स बनाते हैं तो उन्हें वो चीज़ों को 3 डायमेंशन में देखते हैं ना, तो ये आता है आपका स्पेशियल इंटेलिजेंस के अंडर, ओके। और अब बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन आपसे कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस दी हुई है आपको ए ऑप्शन में। तो क्या होती है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, तो लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस जो होती है इसमें आता है आपका थिंकिंग, मतलब लॉजिकली सोचना या फिर क्रिटिकली सोचना। तो ये कौन कौन एग्जांपल आते हैं इसमें आपके एग्जांपल आ जाएंगे, जैसे कि आ गया साइंटिस्ट आ गया, या फिर रिसर्चर आ गए, मैथमेटिशियन आ गए, ये आते हैं किसमें, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस में। इसी तरह अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी, तो सी ऑप्शन में बात की है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस क्या होता है, ये होता है कि एबिलिटी टू यूज़ लैंग्वेज इफेक्टिवली, कि लैंग्वेज को अच्छी तरह से यूज़ कर पाने की एबिलिटी जो है उसे लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस कहते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे पूछा हुआ था आर्किटेक्ट के बारे में। तो आर्किटेक्ट जो है वो कौन सी इंटेलिजेंस में आता है, ये आता है आपका स्पेशियल इंटेलिजेंस में। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। सो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बाकी हम मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ नए वीडियो में जल्द ही। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो, और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। और अगर बाकी की वीडियोस नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगी प्लेलिस्ट का, और वहाँ से वो देख सकते हो, ओके। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आई होंगी चीज़ें, और बाकी हम मिलेंगे जल्द ही नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।